नमस्कार, मैं सत्यजीत सिंह पुनः आपका स्वागत अपने इस चैनल सत्यजीत लॉ में करता हूं। बहुत जल्द ही जो बेसब्री से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं। कैसे आप यूपी पीसीएस जे को टारगेट करें, कैसे पढ़ाई करें, क्योंकि कभी भी वैकेंसीज एक्सपेक्टेड हैं और मोस्ट प्रोबेबली मैं उस पर एक वीडियो नेक्स्ट बना दूंगा। नेक्स्ट थर्सडे को मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगा। चलिए, आज का दिन ट्यूसडे का, मंगलवार का दिन है और जैसा कि हम लोगों का निर्धारित है कि ट्यूसडे को हम लोग एविडेंस एक्ट को ही, साक्ष्य अधिनियम को देखते हैं, साक्ष्य अधिनियम को पढ़ते हैं। पिछले क्लास तक, पिछले वीडियो तक हम लोग सेक्शन 11 तक पूरा पढ़ चुके हैं। सेक्शन 1 से शुरू करके सेक्शन 11 और एक पूरा इंडेक्सिंग पूरे एक्ट की, पूरे एक्ट को इन टोटो हम लोग एक बार समझ चुके हैं। आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के। एविडेंस एक्ट की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना ली है। एविडेंस एक्ट वैसे तो बहुत पतला एक्ट है कंपैरेटिवली प्रोसीजरल लॉज में, सीपीसी और सीआरपीसी का के कंपैरिजन में, लेकिन अगर आप देखें यूटिलिटी और उसकी वर्डिंग्स और कनेक्टिविटी, वो बहुत वास्ट है कंपैरेटिवली टू सीआरपीसी एंड सीपीसी, बहुत ज्यादा वास्ट है। क्योंकि एप्लीकेबिलिटी भी हम लोग देखेंगे तो एप्लीकेबिलिटी एविडेंस एक्ट की सीपीसी में भी देखना है, सिविल प्रक्रिया संहिता में भी, दंड प्रक्रिया संहिता में भी। चलिए ठीक है, हम लोग लास्ट टाइम सेक्शन 11 तक पढ़ चुके, देख चुके हैं। सेक्शन 12 तो केवल इसलिए है कि वो सभी साक्ष्य सुसंगत है। हम लोग सुसंगत तथ्यों के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा कि पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि जो साक्ष्य है वो केवल 2 प्रकार के तथ्यों का दिया जाएगा, या तो विवाद्यक तथ्य यानी कि फैक्ट इन इशू, या फिर रेलिवेंट फैक्ट जो सुसंगत तथ्य होते हैं। अब उसी में हम लोग जो सेक्शन 12 है, सेक्शन 12 केवल इतनी सी बात बोलता है कि वो सभी तथ्य जो कि कोर्ट को आसानी से मदद करते हैं कि वो नुकसानी को निर्धारित कर सके, वो सभी फैक्ट्स रेलिवेंट होते हैं। तो वो आप लोग देख सकते हैं, बहुत पूछा भी नहीं गया है। लेकिन सेक्शन 13, 14, 15, अब जो अपकमिंग सेक्शंस हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ऐसे सेक्शंस हैं कि सेक्शन 13 कम से कम 1 घंटे का लेक्चर, सेक्शन 14, 15 तो क्लब करके हमको पढ़ना है, वो तो समझ लीजिए 102 लेक्चर्स में। क्योंकि जब तक आप उसकी पूरी वास्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे, आप सेक्शन 14, 15 की रेलिवेंसी समझ ही नहीं पाएंगे। चलिए, हम लोग सेक्शन 13 जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 13, अब देखिए यहां से हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल और थोड़ा सा टिपिकल जो पार्ट है एविडेंस एक्ट का, वो पढ़ने जा रहे हैं। रेलिवेंट फैक्ट्स के बारे में मेरा आप लोगों से आग्रह था, निवेदन था कि आप लोग जब भी मेरी वीडियो देखें तो प्लीज अपना बेयर एक्ट खोल के रखिए। क्योंकि बेयर एक्ट जब आप खोलेंगे, मैं आपको एक्ट्स में सेक्शंस या एक्ट्स टू एक्ट्स कनेक्ट कराऊंगा, और वो तब तक आप कनेक्टिविटी नहीं सीख पाओगे, कनेक्शंस को नहीं सीख पाओगे जब तक आप बेयर एक्ट्स को नहीं देखोगे। क्योंकि जैसे अब सेक्शन 13 है, सेक्शन 13 अगर आप देखिए तो आपको लगेगा सेक्शन 13 क्या है, आसान सा सेक्शन है, केवल रूढ़ी या अधिकार के बारे में, साक्ष्य रेलिवेंट फैक्ट्स के बारे में कैसे साबित होगा, एग्जिस्टेंस में है, अस्तित्व में या नहीं है, इसी को साबित करना है। तो सेक्शन 13 को आप केवल जानते हैं। लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे, केवल और केवल सेक्शन 13 ही नहीं पढ़ेंगे। हम लोग सेक्शन 13, सेक्शन 32 क्लॉज 4, सेक्शन 48, सेक्शन 49, ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। और 13 को भी 13A, 13B 2 पार्ट में हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इतना पूरा हम लोग लेकर के चलेंगे। चलिए, आइए हम लोग हेडिंग डालते हैं सेक्शन 13 की। तो जो सेक्शन 13 का हमारा हेडिंग है वो है कि कस्टम और राइट कैसे उनका एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस साबित किया जाएगा, कौन से वो तथ्य हैं। ठीक है, कस्टम राइट्स यानी रूढ़ी और अधिकार, whether
in existence or not, whether existent or not. How proved? How proved? अब देखिए, ये प्रश्न पूरा सेक्शन 13 से बन करके आ रहा है। वो अस्तित्व में है या नहीं है, ये कैसे साबित होगा, ये तथ्य कैसे साबित होगा। अब देखिए, कैसे साबित हो सकता है कि कोई रूढ़ी एग्जिस्टेंस में थी या नहीं थी, या कैसे साबित हो सकता है कोई अधिकार था या नहीं था। अब अगर आप देखिए तो पहले हम लोग देखते हैं कितने प्रकार की रूढ़ी और राइट्स के बारे में ये एक्ट आपको बता रहा है। आइए पहले देख लीजिए इसको कि टाइप्स ऑफ कस्टम्स ऑब्लिक राइट्स, रूढ़ी और अधिकार कितने प्रकार के। तो सबसे पहले देखिए सेक्शन 13 धारा 13 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिया गया है एनी राइट और कस्टम। यहां पे ध्यान दीजिएगा, एनी राइट और कस्टम, यानी कि किसी प्रकार का अधिकार या रूढ़ी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए सेक्शन 32 क्लॉज 4 में, सेक्शन 32 क्लॉज 4 में यहां पर किसकी बात हो रही है। सेक्शन 32 क्लॉज 4 में देखिए, वहां पे पब्लिक राइट और कस्टम की बात हो रही है। उसको पढ़ लीजिए सेक्शन को, आपको मिलेगा पब्लिक, लोक अधिकार और रूढ़ी, लोक अधिकार और रूढ़ी की बात हो रही है। अब देखिए नेक्स्ट, आप देखिए सेक्शन 48 में किन रूढ़ियों की, किन कस्टम की बात हो रही है। तो वहां पे जनरल कस्टम और राइट दिया होगा, देखिएगा जनरल कस्टम और राइट, यानी कि सामान्य रूढ़ी या अधिकार। और एक और दिया है सेक्शन 49, यहां पर भी आपको देखेगा, यहां पे वर्ड्स तो आपको नहीं मिलेंगे, वहां पे यूजेजेस एंड टेनेट्स की बात होगी। तो ये अगर आप देखिए यूजेजेस, प्रथा जिसकी बात करते हैं, तो प्रथा के बारे में स्टार्क ने एक बात कही थी कि यूजेज इज इनिशियल स्टेज ऑफ कस्टम, यूजेज इज इनिशियल स्टेज ऑफ कस्टम, ये स्टार्क ने कही थी बात। मतलब क्या कि जो प्रथा है वही रूढ़ी का प्रथम चरण है, यानी कि आगे चल के यही रूढ़ी में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो यहां पे हम लोग 4 तरीके का राइट और कस्टम देख रहे हैं एविडेंस एक्ट में। एनी राइट और कस्टम, पब्लिक राइट और कस्टम, जनरल राइट और कस्टम, यूजेजेस, प्रथा। ठीक है, अब देखिए इतना जानने के बाद में अब ये यूजेजेस और राइट्स और कस्टम्स, रूढ़ी और अधिकार साबित कैसे होंगे, किस तरीके से साबित हो सकते हैं, ये अब हम लोगों को देखना है कि किस प्रकार से ये साबित होंगे। तो देखिए, आइए इनको हम लोग कैसे साबित करेंगे, कौन से वो सुसंगत तथ्य हैं, रेलिवेंट फैक्ट्स कौन कौन से होंगे। अब देखिए कस्टम और राइट्स 3 प्रकार से साबित किए जा सकते हैं, 3 काइंड्स दिए गए हैं। एक तो बाय ट्रांजैक्शन, पहला बाय ट्रांजैक्शन यानी सम व्यवहार के द्वारा, और दूसरा है बाय इलस्ट्रेशन, विशिष्ट उदाहरण के द्वारा, बाय स्पेशल इलस्ट्रेशन, विशिष्ट उदाहरण के द्वारा, और तीसरा है बाय ओपिनियन, राय के द्वारा। राय के द्वारा भी ये जो रूढ़ी अधिकार है ये साबित किया जा सकता है। अब देखिए बाय ट्रांजैक्शन, सेक्शन 13 में आप देखेंगे सेक्शन 13 2 क्लॉजेस में डिवाइडेड है।
13A और 13B। अब देखिए सेक्शन 13A जिसकी बात कर रहा है वो समव्यवहार किस प्रकार का हो सकता है, या तो मौखिक हो सकता है ओरल, या फिर रिटन हो सकता है, लिखित हो सकता है। तो सेक्शन 13A जिन समव्यवहारों की बात कर रहा है जो कस्टम और राइट को प्रूफ कर रहे हैं, वो 13A में ओरल है, वो मौखिक से संबंधित है। और अगर रिटन की आप देखेंगे, जो समव्यवहार लिखित समव्यवहार है, यहां पे आपको सेक्शन 32 क्लॉज 7, वहां पर जाइए, देखिए सेक्शन 32 क्लॉज 7 में वो व्यक्ति जो कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत या साक्ष्य देने के लिए उपस्थित नहीं किए जा सकते हैं, उनके बारे में सेक्शन 32 कंसर्न है। और वहां पे सेक्शन 32 में जो क्लॉज 7 है वो बताता है कि ये जो कस्टम और राइट्स हैं, ये या तो टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट के द्वारा और या तो नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट के द्वारा प्रूव कर सकते हैं। इसमें देखिए लिखा होगा, विल दिया होगा, सेल डीड की बात है, या फिर गिफ्ट डीड की बात है, ये सब चीजें शामिल है। इतनी चीजें शामिल है। रिटन, जब जो है ट्रांजैक्शन कैसा हो, रिटन हो। आप सेक्शन 32 क्लॉज 7 पढ़ लीजिएगा। नहीं, अगर कोई चीज भी कहीं से भी रिलेट करने में आपको दिक्कत आ रही है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। मैं देख रहा हूं आजकल कमेंट बॉक्सेस में आपके प्रश्न कम आ रहे हैं, या तो आप ज्यादा समझ जा रहे हैं, बातों को आसानी से समझ ले रहे हैं पूरी बात जो मैं समझा रहा हूं, या फिर समझ नहीं पा रहे हैं और उसको पूछने की हिम्मत भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। जो भी प्रश्न है, आप अगर वहां पे YouTube पे नहीं पूछ पाते हैं, मेरा WhatsApp नंबर है, आप पूछ सकते हैं। आपके प्रश्न का जवाब हो सकता है 1-2 दिन में मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। ठीक है, चलिए यहां पे पहला जो तरीका है रूढ़ी और अधिकार को साबित करने का, वो है बाय ट्रांजैक्शन, समव्यवहार के द्वारा। अब इलस्ट्रेशन, विशिष्ट उदाहरण की जहां पे बात हो रही है, तो देखिए सेक्शन 13 का खा, उपधारा खा, यानी सेक्शन 13 क्लॉज बी किसकी बात कर रहा है? स्पेशल इलस्ट्रेशन, विशिष्ट उदाहरण के द्वारा आप कस्टम अधिकार या अधिकार को साबित कर सकते हैं। वो चीजें बताई गई है सेक्शन 13B में। अब देखिए तीसरा जो आती है बात, वो आती है बाय ओपिनियन। और बाय ओपिनियन में फर्दर हम लोग इसको दो प्रकार में बांट सकते हैं। पहला तो ओपिनियन उनके द्वारा ओपिनियन who cannot be brought for examination in court। मतलब वो व्यक्ति जो साक्ष्य के लिए कोर्ट में, न्यायालय में बुलाए नहीं जा सकते हैं, यानी कि या तो वो मृत हो चुके हैं, या तो वो उनका आसानी से लाया नहीं जा सकता, या अन्य कोई कारण जो सेक्शन 32 में। अब देखिए ये किसकी बात कर रहा है? सेक्शन 32। और अगर आप क्लॉज 4 में देखेंगे तो वहां पे ये बात दी गई है कि बाय पर्सन हु कैनॉट बी एग्जामिन्ड बाय द कोर्ट। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे जो व्यक्ति लाया नहीं जा सकता है न्यायालय के समक्ष, वो किस बारे में बताएगा, किस बारे में किस रूढ़ी और अधिकार का कब के एग्जिस्टेंस की बात करेगा या नॉन एग्जिस्टेंस की बात करेगा? बिफोर द डिस्प्यूट अरोज, यानी कि जब जो विवाद है, बिफोर डिस्प्यूट अरोज, विवाद जब उपजा उसके पूर्व जो अधिकार और रूढ़ी एग्जिस्ट या नॉन एग्जिस्ट कर रहे थे उनकी बात करेगा। आफ्टर द डिस्प्यूट अरोज उसकी बात नहीं करेगा। ये बहुत ध्यान से आप याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरा किनके बारे में बात किया जा सकता है? पर्सन्स हु कैन बी ब्रॉट फॉर एग्जामिनेशन। वो व्यक्ति जो न्यायालय में
साक्ष्य के लिए लाए जा सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए, ये आप दो सेक्शंस में देख सकते हैं, एक तो सेक्शन 48 में और एक सेक्शन 49 में। तो यहाँ पे 48 में किस कस्टम और राइट की बात हम लोगों ने अभी पीछे की थी, एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम की, दैट वाज जनरल कस्टम, जनरल कस्टम की बात की थी हम लोगों ने, जनरल कस्टम। और यहाँ पे कौन साक्ष्य देगा, हु इज, वो व्यक्ति जो हु इज लाइकली टू नो इट्स एग्जिस्टेंस, हु इज लाइकली टू नो इट्स एग्जिस्टेंस, वो व्यक्ति जिसको उसके उस रूढ़ी या उस अधिकार के अस्तित्व में होने का ज्ञान हो सकता है। ठीक है, ये वही व्यक्ति यहां पर लाया जाएगा। ठीक है, अब सेक्शन 49 की बात होती है। सेक्शन 49 में किसकी बात हो रही है, देखिए यूजेजेस, प्रथा की बात हो रही है, टेनेट्स, इन दोनों की बात हो रही है, यूजेजेस और टेनेट्स, यानी कि प्रथा और सिद्धांत। और प्रथा के बारे में अभी हम लोग देख चुके हैं कि प्रथा क्या है, स्टार्क के अनुसार इनिशियल स्टेज ऑफ कस्टम है, यानी कि यहाँ पर जो व्यक्ति देगा वो भी कस्टम और राइट के बारे में ही साक्ष्य देगा। अब यहाँ पे किस व्यक्ति को बुलाया जाएगा सेक्शन 48 में, हु इज लाइकली टू नो, जिसको जानकारी होने की संभावना हो सकती है उसके अस्तित्व में होने की। और सेक्शन 49 में बुलाया जाएगा पर्सन हु हैव स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज, जिसके पास ज्ञान होने का कोई खास तरीका, स्पेशल मीन्स हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे जब भी सेक्शन 13 आप पढ़ेंगे, इन सारे सेक्शंस को आप अपने, अगर सेक्शन 13 पे क्वेश्चन, प्रश्न जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि हाउ कैन राइट और कस्टम बी प्रूव, तो राइट और कस्टम आप ऐसे ही प्रूव करेंगे। आपको सारे जितने सेक्शंस मैंने मेंशन किए हैं, ये सारे सेक्शंस आपको उठा के सेक्शन 13A, सेक्शन 32 क्लॉज 7 जो कि ट्रांजैक्शन के द्वारा प्रूव हो रहा है बाय स्पेशल इलस्ट्रेशन, 13B ओपिनियन राय के द्वारा, वो व्यक्ति जो नहीं बुलाए जा सकते तो सेक्शन 32 क्लॉज 4, जो व्यक्ति बुलाए जा सकते हैं तो सेक्शन 48 और सेक्शन 49। तो इतना वास्ट, इतना विस्तृत आपको लेकर के चलना पड़ेगा, तब आपका सेक्शन 13 पूरा कंप्लीट होगा। तो कोशिश मैंने की है कम से कम समय में इसको मिनिमम टाइम में आपको सेक्शन 13 एक्सप्लेन करने की। कोई भी फिर भी कोई चीज, अगर आपको कहीं से भी कोई चीज ना समझ में, आप बेहिचक पूछ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो क्लास हमारी है वो बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस एक्ट की होगी, क्योंकि वहां पे सेक्शन 14 और सेक्शन 15, वहां पर भी हमको बहुत वास्ट रेंज लेकर के चलना पड़ेगा। सेक्शन 14 में स्टेट ऑफ माइंड की बात की गई है, सेक्शन 14 में बात की गई है स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी और बॉडीली फीलिंग्स। अब ये स्टेट ऑफ माइंड किस तरीके से प्रूफ किया जाएगा, किन किन चीजों के द्वारा, बॉडी और बॉडीली फीलिंग्स कैसे प्रूफ की जाएंगी। और देखिए सेक्शन 14 के साथ में स्टेट ऑफ माइंड, जहां पे जो इंटेंशन, इल विल, गुड विल, सारी बातें की गई हैं, नॉलेज की बात की गई है, नेग्लिजेंस की बात, ये सब चीजें शामिल हैं। और अगर आप सेक्शन 15 देखिए, वहां पर भी स्टेट ऑफ माइंड की ही बात की गई है। स्टेट ऑफ माइंड बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव में हमको पढ़ना है। स्टेट ऑफ माइंड क्रिमिनल लॉ में कैसे लागू होगा और सिविल लॉ में इसकी क्या रेलिवेंसी होगी। ठीक है, सिविल प्रक्रिया में इसकी क्या रेलिवेंसी होगी और दांडिक प्रक्रिया में इसकी क्या रेलिवेंसी होगी। तो एक बहुत बड़ा ब्रॉड, क्योंकि सेक्शन 15 धारा 14 की ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब चीजें, ये जो बॉडी स्टेट ऑफ माइंड है, ये किसका स्टेट ऑफ माइंड होगा, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, पढ़ के नेक्स्ट टाइम आएगा, मैं नेक्स्ट टाइम तो इसको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे अक्यूज के स्टेट ऑफ माइंड, सॉरी, हाँ, यहाँ पे अक्यूज के स्टेट ऑफ माइंड की बात हो रही है।
और बॉडी और बॉडीली फेलिंग्स किसके बारे में बात हो रही है, जो विक्टिम है। अब यहाँ पे हमको कई सारे वाइड रेंज, कई सारे सेक्शंस इसमें कनेक्ट करने होंगे। इसलिए एक चीज और देखिए, स्टेट ऑफ माइंड भी जो है कैसा होना चाहिए। जो सेक्शन जनरल स्टेट ऑफ माइंड चलेगा की बात हो रही है, या फिर पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड की बात हो रही है, ये भी ध्यान देना, क्योंकि जनरल स्टेट ऑफ माइंड के लिए हम लोगों को सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 110 का उपधारा 4 भी देखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे वो साबित होगा वो 116(4) में हम लोग देखेंगे। तो इतनी सब चीजें हम लोग देखेंगे। सेक्शन 14 यहाँ पे पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड की एक्सप्लेनेशन 1 और 2 सारा पढ़ के आप रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं बहुत जल्दी। फिलहाल यूपी पीसीएसजे 2022 की वैकेंसीज आने वाली हैं। अगर आप यही कहते रहे कि हम लोग बस बोल रहे हैं, वैकेंसी आएंगी और चली जाएंगी। मैं शुरू से बोल रहा हूं, राइट फ्रॉम नवंबर, जब से मैंने ये चैनल शुरू किया है तब से मैं बोल रहा हूं। हम लोगों ने लखनऊ में स्पेशल बैच भी शुरू कर दिया है उसके लिए, जो कि अप्रैल से शुरू हो जाएगा, जो 2 महीने में पूरा, क्योंकि उम्मीद ये है कि मई तक आपको वैकेंसीज यूपी की मिल जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो मैं इसी पर बनाऊंगा। तब तक के लिए इतनी चीजें देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आपका ये, बिल्कुल भी इस चक्कर में ना पड़िए। कई सारे डिस्टर्बिंग एलिमेंट आते हैं, मैसेज डाल देंगे कि अरे कुछ नहीं आने वाला है, अभी नहीं आ रही वैकेंसीज। आप दिग्भ्रमित मत होइएगा। आपको मैंने कहा था 2 साल आपको देने हैं। 2 साल भूल जाइए सब कुछ, केवल एक चीज याद कर लीजिए कि अगले महीने वैकेंसी आ रही है, मैं तैयार हूं कि नहीं। लोकल लॉज 6 लोकल एक्ट्स तैयार हैं कि नहीं, माइनर एक्ट्स 11 माइनर एक्ट्स तैयार हैं कि नहीं, बीच में आपका जो प्रोसीजरल लॉ का पेपर है, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस तैयार है कि नहीं, साथ ही साथ ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, जजमेंट राइटिंग, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे लास्ट में कवर कर नहीं पाते। ठीक, तैयारी तैयार रखिए आप अपनी पूरी मजबूती से। वैकेंसीज आने वाली है, मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पे बनाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।